रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज पढ़ना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको आप लोग ऑप्टिकल डेंसिटी कह सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी बात एक ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है? ठीक है, उसका डेफिनेशन जानने से पहले आप अगर उसका सिग्निफिकेंस समझ लें तो बेटर रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से बेसिकली आइडिया लगता है कि मटेरियल रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम। ठीक है, पहले तो अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि अगर किसी चीज का आरआई ज्यादा होता है तो आप उसको डेंसर मीडियम मान सकते हैं। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज्यादा है तो आप उसको डेंसर मीडियम मान सकते हैं कंपैरेटिवली। और अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली किसी चीज से कम है तो आप उसको उसके रिलेशन में रेयरर मीडियम कह सकते हैं। Got it? पहली बात मैंने क्या बताई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा नाम ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या बताई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से क्या आइडिया लगता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से आइडिया लगता है कि मीडियम रेयरर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में ज्यादा है तो इसका मतलब वो कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम हुआ। और अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कम है तो वो कंपैरेटिवली वो रेयरर मीडियम हुआ। अच्छा, अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला कैसे जाता है, यानी अब हम सीखेंगे एस्टिमेशन। तरीका क्या है इसको कैलकुलेट करने का? बहुत आसान तरीका है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास, कंसीडर द सिचुएशन, आपके पास ये एक सेपरेटिंग बाउंड्री है जिसमें दो मीडियम है। मीडियम नंबर 1 ये है, मीडियम नंबर 2 ये है। आप जानते हैं, मैं कल भी बताया था कि जब कभी लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करके आती है, जिस मीडियम से आती है उसे मीडियम नंबर 1 माना जाता है और जिसमें जाएगी उसे मीडियम नंबर 2 माना जाएगा। फिलहाल मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ऊपर वाला मीडियम रेयरर है और ये डेंसर है। तो अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी इस प्रकार से। गॉट इट? तो पहले वाले मीडियम में लाइट की स्पीड अगर v1 थी और दूसरे वाले लाइट मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट अगर v2 है तो इसको एस्टिमेट करने का तरीका ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is defined as can be estimated by बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ निकलेंगे। पहली बात तो 1 म्यू 2, ये जो लिखा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट मीडियम? मीडियम नंबर 2। तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है, एन भी सिंबल होता है, कहीं कहीं पे म्यू की जगह एन भी लिखा मिल सकता है आपको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का होता है, मतलब हम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं, सपोज हम किसका निकालना चाह रहे हैं? मीडियम नंबर 2 का निकालना चाह रहे हैं, तो मीडियम नंबर 2 यहाँ मेंशन किया जाएगा और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी ना किसी के रिस्पेक्ट, एक्चुअली सब कुछ किसी ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है साइंस में, बट ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मामले में हर चीज एग्जैक्टली सामने होती है कि इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। मतलब अब जैसे मान लिया जाए किसी को बुखार है, या मतलब समझ, ऐसे मान लीजिए कि प्रेशर कुकर में आलू उबाल रहे थे, ठीक है, तो टेम्परेचर कितना हो गया? मान लेते चलो 80 डिग्री सेल्सियस था। तो 80 डिग्री क्या है? 80 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग आइस के रिस्पेक्ट में 80 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर है, क्योंकि मेल्टिंग आइस किस पे होती है? 0 पे होती है। अगर 0 को हम स्टैंडर्ड मान लें तो 80 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ कि कंपैरेटिव टू 0 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर 80 टाइम्स हो गया। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई? आपका वजन 60 किलो है तो 1 केजी स्टैंडर्ड होता है, तो 1 केजी के कंपैरिजन में आपकी बॉडी का वजन कितना है? 60 टाइम्स है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ओके, तो वही चीज है। तो
कहीं मतलब नॉर्मली क्या होता है कि हम लोगों को कहीं कहीं पे जिसके रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं उसके बारे में बोलते नहीं हैं, और कहीं कहीं पे बोलते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि ये कोई नया काम कर रहे हैं, अभी किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। हमेशा जो भी आप मेजरमेंट करते हो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ही होता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ूँ मैं? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालने जा रहे हैं? मीडियम नंबर 2 का। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम नंबर 1 के रिस्पेक्ट में। अभी डायग्राम क्यों बनाया अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में। ठीक है, क्लियर? तो जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा मीडियम नंबर 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा उसको यहाँ पे जगह देंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा उसको यहाँ जगह देंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए भी लिखा जाता है। अब मैं डायग्राम पे आता हूँ। 1 म्यू 2 क्यों लिखा जाता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जिस मीडियम में जाती है उस मीडियम का इंडिकेशन यहाँ किया जाता है, और जहां से आ रही होती है उसका इंडिकेशन यहाँ किया जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये भी क्लियर हो जाता है ऐसा लिखने से ये भी क्लियर हो जाता है कि लाइट मीडियम नंबर 1 से आ रही है 2 में जा रही है। बहुत सारी थ्योरीज हैं इस जगह। आई बात समझ में? पहली बात मैंने क्या बताई कि अगर आप सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, टेंशन नहीं लेने का, एग्जाम्पल के तौर पे हम कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, किसका लिखना है? ग्लास का। तो ग्लास यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। वाटर यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है किसका? मान लेते हैं ग्लिसरीन का लिखना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे। आई बात समझ में? ओके, यहाँ वाला जी ग्लास था और यहाँ ग्लिसरीन था। ठीक है, बात समझ में आ गया? पहले चीज क्लियर हो गई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का लिखना होता है उसको इधर लिखा जाता है, और जिसके रिस्पेक्ट में लिखना होता है उसको इधर जगह दी जाती है। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 2 कि 1 म्यू 2 इस प्रकार से भी लिखा जाता है कि लाइट मीडियम नंबर 1 से आ रही है 2 में जा रही है। यानी 1 म्यू 2 लिखने का तरीका, लाइट जिस मीडियम में जाए, बहुत ध्यान समझिएगा, सबका काम आएगा। ठीक है, हम टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि ये एयर था और ये वाटर था, लाइट ऐसे आई ऐसे गई। बताइए यहां पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? जिसमें जा रही है उसको यहां, और जहां से आ रही है उसको यहां। आई बात समझ में? दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए ऊपर ग्लास है, नीचे वाटर है, लाइट ऐसे आई, ये नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी क्योंकि ग्लास डेंसर हो गया और ये रेयर हो गया। इस केस में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इधर क्या लिखें? तुम बीमार रहोगे मेरे से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जिस मीडियम में जा रही है, कहां जा रही है? पानी में जा रही है लाइट। कहां से आ रही है? ग्लास। ठीक है, इतना अच्छा तरीके से बता दिया था लल्लू राम कि जिससे जिसमें जा रही है उसी ऑर्डर में लिख दिया जाता है। अब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ग्लास से वाटर में जा रही है, ग्लास टू वाटर में जा रही है तो ग्लास टू वाटर। ठीक है, अगर यहाँ पे एयर टू वाटर जा रही है तो एयर टू वाटर। ठीक है, वैसे एक अलग तरीका ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चे को, क्योंकि लगाना वो है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब जिसमें लाइट जा रही है उस मीडियम को यहाँ मेंशन करना है, और जहां से आ रही है उसको यहाँ मेंशन करना है। क्लियर? एक और एग्जांपल दे दें। मतलब क्लास 10th में होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना सिखाना, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में हो चाहे एससी बोर्ड में हो। हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना जान नहीं रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो, ये मटेरियल X, ये मटेरियल Y, ये डेंसर है और ये रेयरर है, और लाइट ऐसे जा रही है। रुक जाओ, अब सबसे पहले हमको तिवारी जी बताएंगे रे को मैं किधर घुमाऊं। ये इसका इनिशियल पाथ है, इधर घुमाऊं क्लॉकवाइज या इधर घुमा दूं एंटी क्लॉकवाइज? बताइए।
एक्स और वाई है क्या? गुड, सवाल पूछने गलत हो गया आपसे। एक्स और वाई मैंने बोला मीडियम है, डेंसर रेयर लिख रहा हूँ लल्लू राम, तो क्या समझ में आ रहा तुम्हें? तुम्हें क्या चरस अफीम दिखाई दे रही है? अब जवाब दो। मीडियम भैया, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक्स मीडियम है डेंसर वाला, वाई मीडियम है रेयर वाला। बताओ किधर घुमा दे, इतना टाइम लग रहा है बताने हैं? एंटी क्लॉकवाइज पक्का? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है लाइट, ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, है ना, क्योंकि नॉर्मल है एन एन डैश, ठीक है। तो जब भी लाइट रेयर टू डेंसर जाती है, मतलब तुम लोगों को दिमाग में कुलाटी खा रहा होगा इस वक्त ना, लाइट नीचे से ऊपर कैसे जा रही भाई? अब हमेशा ऊपर से नीचे लाइट आती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो जब लाइट रेयर टू डेंसर जाए तो नॉर्मल की तरफ जाती है, तो लाइट आई से जाएगी नॉर्मल की तरफ। गॉट इट? ये हो गया। अब हम तिवारी जी से पूछेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे लिखना है, मुझे बताओ इस प्लेस पे क्या लिखूं? प्लेस 1, प्लेस 2, और कोई बोलेगा नहीं। बताओ, एक्स और वाई लिखना है, प्लेस 1 पे क्या लिखूं? बताओ क्या? लुल है ये, आ रही है, जा रही है, जिसमें लाइट जा रही होती है उसकी प्लेस ये, ठीक है यार, छोड़, तुमसे ना हो पाएगा। जिस मीडियम में लाइट जा रही है, किस मीडियम में जा रही है? एक्स में जा रही है, तो एक्स यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और जहां से आ रही है वो मीडियम वाई है, तो वाई यहाँ लिखेंगे। होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम ही अकेले बकरा बने हो, यहाँ पीछे कुछ लोग बैठे हैं जिनकी बुद्धि में पत्थर पड़ा, मैं जानता हूँ, लेकिन पूछा नहीं, अभी मौज ले रहे हो, अभी हम भी लेंगे। समझ में आ गया? दो चीजें मैंने बताई और बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब ये मान के चल रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना नहीं जानते हैं। खैर, बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने क्या बताया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी से हमें ये पता चलता है कि अगर किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो वाला मीडियम कंपैरेटिवली डेंसर है, और अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले मीडियम के कंपैरिजन में अगर कम है, तो इसका मतलब वो रिलेटिवली रेयरर मीडियम है, ठीक है। किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहले पार्ट म्यू या एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका ये है कि हमें सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम का लिखा जाता है जिसमें लाइट जा रही है विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम जहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल म्यू है तो हम राइट वाली प्लेस पे लिखते हैं जिसमें लाइट जा रही है, ठीक है। तो लाइट नॉर्मली मीडियम नंबर 2 में जाती है, 1 से आती है 2 में जाती है, तो 2 को इधर लिखा जाता है, 1 को इधर लिखा जाता है। बाकायदा एग्जाम्पल देके मैं समझाया, अगर नहीं समझ में आया हो तो ये वीडियो अपलोड कर देंगे, रिपीट करके करके साइकिल उल्टी चला के देख लियो। चलिए अब बताते हैं एस्टिमेट करने का तरीका क्या है। हम आगे बढ़ रहे हैं। जो पहले लिखा है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ऊपर, और जो बाद में लिखा है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट नीचे। यानी 1/2 का फॉर्मूला v1/v2 होता है। 1/2 का फॉर्मूला v1/v2 होता है। इस प्रकार से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट की बात करूं मैं अगर, ये यूनिट लेस होता है, ये यूनिट लेस होता है, इसमें यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, नीचे भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। अच्छा, अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो डेफिनेशन मैं बोल दे रहा हूँ, वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगी, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं बस फॉर्मूले से डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है वो समझाऊंगा बस हल्का सा। कैसे, क्या बोलेंगे इसको? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। लिखने का मौका नहीं, समझने का मौका है, ठीक है। लिखते तो पूरे साल भर है, बहुत लिखा तुम लोगों ने, आता कुछ नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज, इक्वल के लिए लगाया जाता है, इज डिफाइंड एज, ठीक है। डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। मतलब कुछ लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ने के बावजूद भी इंग्लिश में कमजोर होते हैं, 2 बार रेशियो लिख देते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। रेशियो एक बार लिखा जाता है क्योंकि एक अपॉन लगा हुआ है। आई बात समझ में? तो क्या बना ये?
refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of speed of light in first medium to the speed of light in second medium. ठीक है? अच्छा, अब आगे बढ़ो। अब मैं बात करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एक बहुत स्पेशल केस के बारे में, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है? यानी कभी भी अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है तो इसे जनरली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मतलब आपने अभी जो पढ़ा है, you can also call it as relative refractive index, relative refractive index कहते हैं इसको। ठीक है? लेकिन अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में निकाला जाए, यानी अभी यहाँ पे मैं फिक्स कर दूं कि यहाँ ए ही लिखना है, ए मतलब एयर। ठीक है? यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, वाटर, ग्लिसरीन, केरोसिन, कुछ भी हो जाए, ग्लास, कुछ भी, डायमंड। ठीक है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बस समझ में? क्लियर? तो मैं इसको रब कर रहा हूं, नोट कर लिया ना? तो हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। Absolute refractive index, absolute refractive index, that is refractive index of any medium with respect to air, एयर या वैक्यूम, whatever you can say। ठीक है? यानी 100% अब लाइट कहां से आएगी? एयर से आएगी और किसी ना किसी मीडियम में जाएगी। अब इतना दिमाग काम कर रहा है कि अब भी नहीं काम कर रहा है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब किसके रिस्पेक्ट में काम करना है? एयर के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है लाइट वहां से आ रही होती है, और जिसका निकाल रहे होते हैं लाइट वहां जा रही होती है। आई बात समझ में? तो एयर इज रेयर एंड मीडियम इज कंपैरेटिवली डेंसर। भाई कोई भी मीडियम होगा एयर के कंपैरिजन में तो डेंसर होगा ही होगा। ये गई इंसिडेंट लाइट रे और ये लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। ठीक है? तो यहां पे हम लिख देंगे क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बस करना कुछ नहीं है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या लिखूं? बताओ पांडे, यहां क्या लिखूं? मीडियम। ठीक, तो यहाँ क्या लिखें? एयर। धन्यवाद। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। बताओ फॉर्मूले में क्या लिखूं? दिल्ली रुक जाओ। ए अपॉन एम, लल्लू राम, वी ए अपॉन वी एम। मतलब वही नहीं होता है, मतलब वही नहीं होता है। ठीक है? क्लियर हो गया? एक बात और समझिए, डेफिनेशन क्लियर हो गई? चलो फॉर्मूला समझ में आ गया, कैसे निकाला जाता है समझ में आ गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है? अब एक और मुद्दे की बात ये है कि डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तो डेफिनेशन क्या है? या तो आप यही बोल दीजिए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड एज, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो या तो ऐसे लिखिए कि refractive index of medium with respect to air is defined as the ratio of speed of light in air to the speed of light in that medium। आई बात समझ? चलो डेफिनेशन तो आप लिख लोगे, रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है, वीडियो में देख लीजिएगा, दिख जाएगा। यूनिट इसका भी नहीं होगा, है ना, यूनिटलेस हो गया, तो दिस इज यूनिटलेस
यूनिट लेस। मेन चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं वो इस फॉर्मूले में ये है कि VA का वैल्यू फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इस फॉर्मूले में ये वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो आप हमेशा रख ही सकते हो, यानी ये कांस्टेंट चीज हो गई। आई बात समझ में? समझिए हम कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, आपको एक नए रिजल्ट पे ले जा रहे हैं। यानी अल्टीमेटली ये चीज कांस्टेंट है, ये फिक्स चीज है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के, होना भी चाहिए, ठीक है। क्यों इसलिए होना चाहिए? क्योंकि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा वहां पे डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो ट्रैफिक, ट्रैफिक बोले तो चलने में दिक्कत, और चलने में दिक्कत बोले तो स्पीड में कमी। भाई अब नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं, अगर ट्रैफिक में चलेंगे तो ऑब्वियसली स्पीड कम रहेगी आपकी, आप ये थोड़ा कुचलते हुए चले जाएंगे, हाँ चढ़ा देंगे सबके ऊपर, है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है तो डेंसर होता है, तो उसमें स्पीड उतना ही कम होता है, ठीक है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होता है वो रेयरर होता है और स्पीड उतना ही बढ़ता है, ठीक है। मतलब आप रिलेट करिए तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, और रट्टा मारना है तो भाई फिर रट्टा मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। आई बात समझ में? मतलब आप वाटर में और ग्लास में कंपेयर करना चाहेंगे कि इसमें लाइट की स्पीड कम और ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, मैं पहले आपको इस मेथड से बता रहा हूँ, बाद में दिमाग से काम करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर जो होता है वो 1.5 होता है, ठीक है। यानी आप 3/2 कह सकते हो, 3/2 यानी 1.5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर जो होता है वो 4/3 होता है, यानी 1.33 होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहा है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, यानी लाइट की स्पीड ग्लास में कम रहेगी। और अगर कंपैरेटिवली हम वाटर में देखें तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर में स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब मोटे मोटे आइडिया से जान लेते हैं कि ऑब्वियसली ग्लास और वाटर में डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? ग्लास की। तो लाइट को ट्रैफिक कहाँ ज़्यादा मिलेगा? ग्लास में। तो स्पीड किस में कम हो जाएगी? ग्लास में। ऐसे, ठीक है। तो टेक्निकल तरीके से भी कर सकते हैं और देसी तरीके से भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? कॉपी कर लीजिए। आगे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप डिस्पर्जन सही से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेंथ क्लास में पढ़ा दिया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी जूनियर क्लास में पढ़ाया जाता है तब बताया जाता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। 4 फैक्टर्स होते हैं। देखो मैं आपको सलाह देता हूं कि हमेशा संख्या याद रखा करें। जितने भी फैक्टर्स होते हैं या जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब जितने भी पॉइंट वाइज चीजें होती हैं, उनके नंबर पहले याद किया करें। इससे आपको प्रिपेयर करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। कम से कम ये दिमाग में रह जाता है कि हाँ भाई ये 3 पॉइंट याद आ गए, यार 4 होते हैं तो एक मिसिंग है, दिमाग लगाते बन जाता है, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 फैक्टर होते हैं। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बोथ मीडियम। नेचर ऑफ बोथ मीडिया, नेचर ऑफ बोथ मीडिया मतलब जिसमें लाइट जा रही है और जहां से लाइट आ रही है, दोनों पर डिपेंड करता है। ये बात बहुत हल्की लगती है देखने में, लेकिन ये बात बहुत खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है क्योंकि जैसे आप, वैसे तो आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना नहीं, लेकिन मैं फिर भी जिक्र करता हूँ।
स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ होती है और लेंस की भी फोकल लेंथ होती है, राइट। लेकिन स्फेरिकल मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करती है। इस वजह से आप कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, पानी में डाल दो, फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कांच के बने हुए लेंस को पानी में डाल दिया हवा से, तो हवा में उसकी फोकल लेंथ अलग होगी, वो पानी में अलग होगी। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ लेंस की जो होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही। लेंस मेकर फॉर्मूला म्यू -1 1/R1 -1/R2। लेंस मेकर फॉर्मूला ये होता है लेंस का मीडियम और ये बाहर वाला एक्सटर्नल मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मीडियम। ठीक है, चाहे आप ई लिख लीजिए इसको। आई बात समझ में? तो क्लियर बात समझ में आ गया आपको? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का है उस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो उस पे भी करेगा। ठीक है, उसका उदाहरण मैंने दिया आपको कि लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ लेंस पे तो डिपेंड करती है, साथ ही साथ उस पे भी डिपेंड करती है जो लेंस के बाहर है। अब लेंस हवा में रखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर करना पड़ेगा, और अगर यही लेंस पानी में घुसेड़ दिया गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर करना पड़ेगा। नहीं बल्ले बड़ी बात, ठीक है ना? क्लियर? तो पहली चीज हो गई नेचर ऑफ मीडिया पे डिपेंड करता है। अगले टर्न पे भैया ये नौटंकी बंद हो जाएगी, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक। ठीक है, दूसरी चीज होती है जैसा कि मैंने आपको बताया, मोटी मोटी बुद्धि से आइडिया लगाइए। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो डेंसिटी हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। चाशनी है, कढ़ाई डाल के चढ़ा दीजिए उसको, है ना, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगला फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ मीडियम। टेम्परेचर ऑफ मीडियम, इसमें हम आपको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, लिखा है। ठीक है, मतलब अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर घटाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। ठीक है, अगली बात पे आते हैं, पॉइंट नंबर 3। और क्या डिपेंड करता है भाई? हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भैया बावले हो गए। याद करो 4 पॉइंट होते हैं, 4 तो मैंने बता दिए, मतलब 4 पॉइंट बता दिए। एक बता दिया नेचर ऑफ मीडियम, दूसरा टेम्परेचर, अगला वेवलेंथ। यही मेन है, यही मेन है, मतलब वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट, यही मेन है। बेसिकली हमने एक ही पॉइंट में, पहले वाले पॉइंट में दोनों चीज़ें अगर कवर कर दी हैं। ठीक है, नेचर ऑफ मीडियम और डेंसिटी एक साथ कर दिया है मैंने। ठीक है, मतलब चलो पहले हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? नेचर ऑफ बोथ मीडिया, ठीक है, दूसरा है टेम्परेचर, और तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है वेवलेंथ। नॉर्मली किसी बच्चे को ये लग सकता है सर ग्लास तो ग्लास है, ग्लास में आप ब्लू कलर की लाइट डालिए, ग्रीन कलर की लाइट डालिए, येलो कलर की लाइट डालिए, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी उसकी डेंसिटी में फ़र्क ही क्या पड़ सकता है ना? लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात यो है कि जिस प्रकार से एक टीचर का बिहेवियर क्लास के अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग होता है, उसी प्रकार से एक ही मीडियम का बिहेवियर अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग होता है। कोचिंग वाला है तो अलग प्रकार से ट्रीट होगा, बिना कोचिंग वाला है तो अलग प्रकार से ट्रीट होगा। ये मजाक था, स्पेशली मेरे केस में। ठीक है, हमारे केस में पार्शलिटी नहीं होती है। मैं एग्जाम्पल बदल देता हूँ। ठीक है, बच्चा समझदार है, होशियार है, इंटेलिजेंट है, अगर वो क्वेश्चन पूछने जाएगा तो टीचर बता देगा, वो वाला फॉर्मूला लगा लेना, सॉल्व कर लेना, हो जाएगा, उसके लिए उतना ही काफ़ी है। ठीक है, अगर एवरेज बच्चा है तो उसके लिए क्या कहेगा, ये वाला फॉर्मूला लिख के दे देगा, ये वाला फॉर्मूला है, ये वैल्यू रख लेना, कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। वो जो एकदम
कुकुर होता है, मतलब बिल्कुल थर्ड क्लास स्टूडेंट, ठीक है। उस स्थिति में क्या होता है, भैया देखो बेटा ये फॉर्मूला है, ठीक है, पढ़ाया था ना, याद करो, हाँ पर मुंडी हिला, हाँ पढ़ाया था, पता नहीं याद नहीं यार। उसके बाद फिर ये वैल्यू ये दी है, ये वैल्यू ये दी है, ये वैल्यू ये दी है, फिर वैल्यू रख के दिखाएगा, फिर सॉल्व करके दिखाएगा, आखिर में यूनिट लिख के आंसर तक लेके आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो मीडियम होता है, मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग कलर की लिए लाइट के लिए अलग अलग हो जाता है। आई बात समझ में। और ये चीज बताई थी काउची ने, काउची, ठीक है। उन्होंने एक रिलेशन दिया था, पहली बार फैक्टर का नाम लिख दे रहा हूं, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ठीक है। उन्होंने जो रिलेशन दिया था, मैं पर्ची में उस रिलेशन को नहीं लिख के टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। उनके कहने का तात्पर्य बस इतना समझ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता नहीं है, मैं लिख गलत रहा हूं, ये प्रोपोर्शनल साइन मुझे नहीं लगाना चाहिए, बट अगर आप लगा भी देंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करने वाला। क्लास 12 स्टैंडर्ड लिख देता हूं, जब कॉची का रिलेशन म्यू बराबर a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा कॉस 4 एंड सो ऑन, ये एक सीरीज है जहाँ a b c d ये सारे कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बस इतना साफ साफ दिखाई दे रहा है कि म्यू और लैम्डा इनवर्सली में है, इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो म्यू और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर आप ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट यूज़ करेंगे तो वही मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कर देगा, यानी उसके लिए रास्ता सुगम हो जाएगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। और जिसका वेवलेंथ कम है, ठीक है, उसके लिए रास्ता और टफ हो जाए, मतलब जिंदगी वाला हाल है। अगर इंसान थोड़ा मूसा टाइप का है, पीलू टाइप का है, गुंडा टाइप का है, तो चीज़ें उसके लिए आसान हो जाती हैं। तो जो कोई सीधा साधा सज्जन व्यक्ति है बेचारा, उसके लिए बड़ा परेशानी है, ठीक है। मतलब सामने भी मुंह बना के खड़ा है तो गोवा के 2 घंटा पे मार दे कोई। वैसे भी कहावत है, जो सीधा पेड़ होता है सबसे पहले वही काटा जाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए अब, ठीक है। कॉपी करिए। हाँ, तो अब वापस आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। हमने कहा था पॉइंट नंबर 1 पे हमने दोनों पॉइंट एक्चुअली कवर कर दिए थे। हमने नेचर ऑफ मीडिया में दोनों पॉइंट कवर कर लिए थे, ठीक है। क्या क्या था? नेचर ऑफ मीडिया का मतलब ये है कि अगर उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है, ठीक है, मैं तोड़ देता हूँ अलग अलग, ठीक है। चलो चेंज कर देते हैं सीक्वेंस, ये 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम इटसेल्फ, मतलब फीलिंग हमारी है कि मीडियम के खुद के नेचर की वजह से, और जो साइड वाला, साथ वाला, सराउंडिंग मीडियम वाला जिससे लाइट आ रही है, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर होता है नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। आई बस वन में, ठीक है। अगर मीडियम स्वयं में डेंसर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई हो जाएगा। स्वयं में रह रहा है मतलब एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो मतलब वो ऑब्वियसली डेंसर है, अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ऑब्वियसली वो रह रहा है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। अब जिस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हो, उसके साथ वाला मीडियम उससे ज़्यादा डेंसर हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा, और साथ वाला मीडियम उससे ज़्यादा रेयरर हो गया तो भी चेंज हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बात समझ में? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के खुद के बिहेवियर, खुद के नेचर की वजह से भी तो चेंज होता है, और साथ साथ बाहर वाले मीडियम की वजह से भी चेंज होता है। मैंने दोनों चीज़ें एक साथ क्लब कर दी थी जब बताई थी, बात वही बोल रहा हूँ अब भी, ठीक है। अपने खुद के नेचर की वजह से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है, और साथ वाले मीडियम की वजह से भी बदलता है, ठीक है। ये यानी 1 2 3 इंपॉर्टेंट क्या थी, ज्यादातर जो यूज होती है हमारी वो ये वाली है और ये वाली है,
ठीक है, ये वाली कहाँ यूज़ हुई मैंने बता दिया कि लेंस को अगर आप किसी पानी में घुसेड़ देंगे तो हवा में जब लेंस था तो उसकी फोकल लेंथ अलग थी, और जब पानी में डाल दिया तो फोकल लेंथ अलग हो गई। ये इसका हिसाब किताब डिस्पर्जन में यूज़ होता है, जब डिस्पर्जन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रब कर दें इसको। अभी आप बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा ही नहीं, जिसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब अगर आपका बुद्धि ना काम ना कर रहा हो रिफ्रैक्शन में, तो एक बार दिमाग स्नेल्स लॉ पे जरूर ले जाइएगा, कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा काम का। खैर चलिए, पहले बताने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत इजी है, हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, है ना। क्या लिखा जाएगा तिवारी, बताओ ऊपर क्या लिखे, फॉर्मूला बताओ। अभी बताया था ना स्पीड के टर्म, v1 अपॉन v2, करेक्ट, ठीक है। 1 μ2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन v2 होल अपॉन 1 अपॉन v1, है ना। दिल्ली चक्कर आया, वही लिखा है ना। आप क्या करिए, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से। भाई ये यही लिखा है, समझ गए ना। 1 μ2 इज इक्वल टू, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से, तो क्या बन जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 होल अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट मीडियम। इसे क्या कहते हो शिवम, ये क्या लिखा है ऊपर वाला, बताओ सर। इसका a μ2, वेरी गुड, ठीक है। ये क्या है, दिस इज a μ2 और ये क्या है a μ1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। 1 μ2 बराबर a μ2 अपॉन a μ1। नॉर्मली लोग ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं, कैसे, 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। तो कंफ्यूज मत होना भैया, देखो फर्क आ गया, यहाँ पे अब जुड़वा लगेंगे। 1 μ2 का अगर स्पीड का फॉर्मूला लिखना है तो v1 अपॉन v2, और अगर 1 μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखना है तो μ2 अपॉन μ1। अभी दो फॉर्मूले और बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, दिमाग का दही होने वाला है, वो हर जगह सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, सब यूज होते हैं। आई बात समझ में। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर मुझसे अभी की डेट में कोई पूछ बैठे कि सर जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बता दो हमको, तो हम तुरंत कहेंगे कि वत्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का मतलब हुआ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। इच्छा तुम्हारी ए लिखो ना लिखो, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू हो जाएगा, ये होता है 4/3 और ये होता है 3/2, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना आ जाएगा, 8/9। पहले पढ़ा तो दिस वाज रिलेशन बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉपी इट। अब बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस कराने को तो हम प्रूफ करा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना मैं बता सकता हूं कि अगर दो मीडियम हैं, इसको याद कर लीजिए 1 और 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 μ2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 μ1। ये होता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है।
1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1/2 म्यू 1, यानी कि हाँ रख लो कंधे में सब रख लो। हाँ, ये तो कान से लगा हो गया होगा, कुछ याद आया होगा, कहने वाले हो गए उससे, कहीं तो बड़ा मन कर रहा है तो कहीं तो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1/2 म्यू 1, या आप ये भी कह सकते हैं 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इज इक्वल टू 1। अर्थात कवि ये कहना चाहता है इस साल मैं अगले रन पे करूंगा, वैसे 4-5 साल पहले एक स्टूडेंट पढ़ता था, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 होता है। ओए इरशाद इधर बताओ जरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना लिखा जाएगा? ले किडनी में हार्ट अटैक आ गया, ब्रांड दो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सस्ते नशे किया करो, ठीक है? महंगे वाले कर कर तो परेशान हो गए, तो कुछ नहीं हुआ, सस्ते ही कर ले, ठीक है? अरे सामने सामने लेगा, अरे अमीरी जरूरत नहीं, नशा करने में पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, साथ चाहिए होता है। हाँ साथ वैसे ही आदमी की चाहिए होता है, ठीक है? हाँ मतलब नशेड़ी को नशेड़ी का सपोर्ट चाहिए होता है। मतलब ऐसा सुनते हैं कि कितने मिलता, 40-60 कितने मिलता है? जितने मिलता है भाई 40 है, 20 तुम लगा लो बस, मतलब कंट्रीब्यूशन भी आपको लेस देन 50%, तो मजा बराबर आएगा। उसकी सेहत देख के लग रहा है, कोई बात नहीं, चलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 होता है। मैंने क्या कहा, रिवर्स करना है इसका, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास करना है, इट विल बी 2/3। एक और एग्जांपल भैया जी बताइएगा, ये 4/3 होता है, ठीक है पांडे जी? अगर उतर गई हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताओ कितना हो जाएगा? कुछ तो ठीक है, कॉपी करिए, कॉपी करना हो तो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगला फॉर्मूला, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज कंप्लीट करके जाना, ठीक है? तो हमने आपको फूफा की बात बताई थी, फेज और फ्रीक्वेंसी, है ना? तो वेवलेंथ के बारे में क्या ख्याल है, बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फेज और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते, बाकी तो बदलता है। अभी कर रहा है छुट्टी, घड़ी उतार के दे दी, क्लास नहीं कुछ। देखिए, तो अब बात करने जा रहे हैं क्या की, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ। पढ़े मिली होगी, बताता हूँ। कंसीडर अ सिचुएशन, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ठीक है? ये मान लेते हैं रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। लाइट ऐसे आई और मन किया मुड़ गई, मतलब रेयर डेंसर की, ठीक है? इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 लिख सकते हैं, तो क्या इसमें v2 लिखें? लिखना ही पड़ेगा क्योंकि बदल जाती है स्पीड। लैम्डा 1 इस मीडियम में लाइट का वेवलेंथ है, लैम्डा 2 इसमें लिखते हैं क्योंकि वेवलेंथ बदल जाती है। फ्रीक्वेंसी f1, इसमें क्या f2 लिखते हैं? नहीं, आएगा समझ में? जब तुम बचपन में छोटे थे, याद है? अभी भी छोटे हो, तो तुम बहुत लेट हो, कहीं आगे दिक्कत ना हो। मजबूर कर देते हो तुम लोग बोलने के लिए। V बराबर F लैम्डा,
V1 बराबर f लैम्डा 1 हो जाएगा हैं, और V2 बराबर f लैम्डा 2। आई बात समझ में? कर सकते हैं ना? ठीक। तो तिवारी जी ने अभी हमको सूचित किया कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो सेकंड मीडियम का लिखना पड़ेगा, क्योंकि लाइट सेकंड मीडियम में जा रही है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम से आ रही है, और इसका फॉर्मूला होता है V1/V2। ठीक है, V1 वाला ये आइटम यहाँ गिरा देते हैं, ये वाला यहाँ चुरा देते हैं। ठीक है, बोर्ड पे भी देख लिया करो, तुम सबके चेहरे देखा करते हो। 1 mu2 इज इक्वल टू V1 कितना हो गया f लैम्डा 1, और ये कितना हो गया f लैम्डा 2। f से f कैंसिल हो गया, 1 mu2 इज इक्वल टू लैम्डा 1/λ2। यानी फिर से एक बार समस्या। ठीक है, यानी अपने पास तीन आइटम आ चुके हैं 1 mu2 के। 1 mu2 बराबर पहला क्या आया था V1/V2, यानी 1 और 2 का था। फिर 1 mu2 बराबर mu2/mu1। फिर अभी लेटेस्ट आया है डाउनलोड होके, अभी एक कल आएगा टू बी कंटिन्यू। ठीक है, कुछ लोग की कोचिंग जाने में देर हो रही है, यहाँ से पढ़ लिए हैं, अब कहीं जाके पढ़ाएंगे। हम लोग पढ़ना है स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है इसे। यानी अगर आप कभी भी रिफ्रैक्शन देखें मतलब लाइट कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो और लाइट अपने रास्ते से क्या हो जाए, डेविएट हो जाए। ठीक है, ये मान के चलिएगा कि रिफ्रैक्शन मतलब स्नेल्स लॉ ज़रूर होगा, ज़रूर लगेगा। ठीक है ना, समझने का प्रयास करते हैं स्नेल्स लॉ कैसे लगाया जाता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्नेल्स लॉ क्या होता है ये तो आप बचपन से जानते हैं। ठीक है, तो कंसीडर द सिचुएशन, हालात यूँ मान लेते हैं कि ये एक इंटरफेस है, ये मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 2। आप समझ गए होंगे मतलब मेरा मीडियम नंबर 1 मतलब वो मीडियम जिससे लाइट आएगी, वो मीडियम नंबर 2 जिसमें लाइट जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये मीडियम रेयरर है और ये मीडियम डेंसर है। ये कोई कंपलसरी नहीं कि 1 वाला रेयरर ही होता हो और 2 वाला डेंसर ही होता है ना। लाइट ऐसे आई सपोज करिए, ठीक है, जहाँ पे गिरेगी उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा। ए से आया, ओ इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये एन डैश नॉर्मल हो गया, और लाइट रे क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही तो इट विल टेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस। गॉट इट? ओके बेटे, एंगल हमेशा नॉर्मल से देखा जाता है, तो नॉर्मल और इस वाली रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो अब हम लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है, अंदर ही तो हो नहीं तुम लोग, है ना, कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा भी रही है और वो अपने रास्ते से डेविएट भी हो रही है। यहाँ पे स्नेल्स लॉ 100% लगेगा। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं एट ओ बाय स्नेल्स लॉ। कैसे लिखा जाना है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर? आई। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस sin i, and sin of angle of refraction sin r is equal to refractive index किसका? जिसमें लाइट जा रही है यानी कि 2, किसके रिस्पेक्ट में? जहाँ से लाइट आ रही है। होपफुली आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो sin i by sin r is equal to 1/2। ये तरीका सीख लीजिए। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, हमारे तिवारी जी बताएंगे, मान लेते हैं कि ये वाटर है और यहाँ पे ग्लास है, लाइट ऐसे आ रही है। ठीक है, ऑब्लिकली गिरी तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे? आपका आधा काम हम ही किया जाए, नॉर्मल बनाएंगे,
NN डैश इज द नॉर्मल, ठीक है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है ना। लाइट फिलहाल कहाँ से कहाँ जा रही है, ग्लास विच इज अ डेंसर मीडियम हियर टू वाटर विच इज अ रेयर मीडियम हियर, तो डेंसर टू रेयर जा रही है, तो इट विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कौन सा होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइक दिस मीन्स इसका ओरिजिनल पाथ जो है वो एक्चुअली ये था, ठीक है। इस पाथ पे नहीं रहेगी तो किधर रहेगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, ठीक है, ऐसे बनी है, ओके। अगर मैं इस एंगल को फिलहाल x मार्क कर दूं, इसको y मार्क कर दूं, तो तिवारी जी मुझे स्नेल्स लॉ बताएं मैं क्या लिखूं। साइन x अपॉन साइन y इज इक्वल टू W म्यू नहीं G U और फिर W। हाँ, तिवारी जी अटकते अटकते हुए बताए लेकिन अल्टीमेटली बता गए, सही बात है, ध्यान पूर्वक समझें। यहाँ पे जब आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिलहाल एंगल ऑफ इंसिडेंस है x, अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है y, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें लाइट जाएगी। लाइट किसमें जा रही है, वाटर में, कहाँ से आ रही है, ग्लास। इस प्रकार से स्नेल्स लॉ अगर आप सीख जाएंगे लिखना तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा, है ना। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर ले फटाक से। चलिए तो अब हम लोगों को पढ़ना है प्रिज्म के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले प्रिज्म के बारे में पढ़ें, बीच में काफ़ी कुछ था एक्चुअली आपके सिलेबस से हट गया, ठीक है, रिमूव्ड पार्ट जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्टली हम लोग प्रिज्म पे जंप करेंगे, कूद जाएंगे प्रिज्म के ऊपर, ठीक है। तो प्रिज्म पे जब कूदेंगे तो यहाँ पे जानकारी आवश्यक है, लाइट कितने प्रकार की होती है, ठीक है। साधारण घर वाली लाइट, झलर वाली लाइट, ठीक है। लाइट दो प्रकार की होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पहली बात तो सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए था, सर ऑन व्हाट बिहाफ यू आर आस्किंग, ठीक। अलग अलग तरीके होते हैं ना किसी चीज़ को क्लासीफाई करने के, आप किसके हिसाब से क्लासीफाई करना चाहते हैं। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज, देयर आर टू क्लासिफिकेशंस, फर्स्ट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड अदर इज पॉलीक्रोमेटिक लाइट, है ना। तो हेडिंग डाल देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट, बात ना करें, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट कलर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट कलर्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज मोनोक्रोमैटिक लाइट, अदर इज पॉलीक्रोमैटिक लाइट। संधि विच्छेद ही कर लेंगे, सब समझ जाएंगे। मोनोक्रोमैटिक, मोनो मतलब एक, क्रोमैटिक मतलब कलर। तो कलर की पहचान किससे, जिस प्रकार से इंसान की पहचान उसके नाम से होती है, मकान की पहचान मकान नंबर से होती है, एलिमेंट की पहचान एटॉमिक नंबर से होती है, उसी प्रकार से कलर की पहचान वेवलेंथ से होती है। आई बात समझ में। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ऐसी लाइट जिसमें एक ही कलर होता है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ऐसी लाइट जिसमें सिंगल वेवलेंथ होती है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं लेज़र लाइट, लेज़र लाइट इज एग्जांपल ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या है, लाइट लिखते हैं ये साथ साथ, लाइट ऑफ सिंगल कलर और सिंगल वेवलेंथ, लाइट ऑफ सिंगल कलर और सिंगल वेवलेंथ इज मोनोक्रोमैटिक लाइट। फॉर एग्जाम्पल
लेजर लाइट, वैसे लेजर ऐसे नहीं लिखा जाता है, LASER, लेजर लाइट, लाइट एम्पलीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये फुल फॉर्म होता है लेजर का। ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे अगर साइंस पढ़ेंगे तो पढ़िए। पॉली मतलब बहुत सारा होता है, केमिस्ट्री में पॉली शब्द खूब पढ़ा होगा। ठीक है, और क्रोमेटिक मतलब कलर हो गया। तो ऐसी लाइट जिसमें कई सारे कलर होते हैं, यानी कई सारे मतलब रेंज कहाँ शुरू हो जाती है, 2 से शुरू हो जाती है। ठीक है, पॉलीक्रोमेटिक मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कलर वाली लाइट, यानी 2 या 2 से ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहा जाता है। तो लाइट ऑफ 2 और मोर कलर्स और वेवलेंथ्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सोडियम डबलेट नाम की चीज़ भी होती है, सोडियम लैंप भी बोलते हैं उसको, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं। वैसे तो लेज़र भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन एग्जांपल ना देते तो क्या देते। ठीक है, आपके सिलेबस में जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो आपको स्टडी करनी है, दैट लाइट इज वाइट लाइट। वाइट लाइट, वाइट लाइट, वाइट लाइट मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड का मिश्रण, कॉम्बिनेशन। आएगा सामने। तो लाइट 2 प्रकार की होती है। इनका खानदानी बंटवारा करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि प्रिज्म का बिहेवियर लाइट के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे, शीशा लेज़र हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब प्रिज्म का एक्शन पढ़ें, तो मुझे पता है प्रिज्म आपको जानकारी में होगा, तो हमको पढ़ना है बेसिकली प्रिज्म का एक्शन। ठीक है, अब प्रिज्म का एक्शन इनके लिए कैसा होता है और इनके लिए कैसा होता है, हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो बड़ा सा हेडिंग डालिए, बिहेवियर ऑफ प्रिज्म टुवर्ड्स मोनोक्रोमैटिक लाइट। बिहेवियर ऑफ प्रिज्म टुवर्ड्स मोनोक्रोमैटिक लाइट। बिहेवियर ऑफ प्रिज्म टुवर्ड्स मोनोक्रोमैटिक लाइट। Behavior of prism towards monochromatic light। ठीक है, बिहेवियर ऑफ प्रिज्म टुवर्ड्स मोनोक्रोमैटिक लाइट। मान लीजिए सिचुएशन ये है, हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है, ग्लास का बना हुआ, ट्रांसपेरेंट होता है ग्लास। ये A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, है ना। सपोज करते हैं कि हमको कौन सी लाइट डालनी है, मोनोक्रोमैटिक लाइट, यानी ब्लू लाइट डाल देते हैं। ठीक है, तो ब्लू लाइट हमने डाली, मोनोक्रोमैटिक है ना। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे जो अच्छे समझते नहीं, वो सोचते हैं बस यहाँ पे अभी शीशा लेज़र होने वाली है, 7 कलर्स आ जाएंगे, अभी बस लाइट गिरी नहीं कि 7 कलर आ जाएंगे बाहर। ठीक है, चिचियावन हो जाएगी। ठीक है, तो यह कोई चिचियावन नहीं होनी है। एक्चुअली जब लाइट यहाँ पे ऐसे गिरेगी तो यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे सज्जनों की तरह। उसके बाद लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तमीज़ानुसार कार्य करना है। फिर लाइट यहाँ पे गिरी, फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और लाइट क्योंकि अब डेंसर से रेरर में जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। ओके, सो वी हैव 2 नॉर्मल्स हियर, N1 एंड N2। ठीक है ना। तो अब भैया समस्या क्या है कि आपने ब्लू कलर की लाइट डाली थी और सेम ब्लू कलर की लाइट बाहर आई है। ठीक है, वही वाली बात है भाई, जब उसके पास कलर ही एक था इस लाइट में तो प्रिज्म कलर नहीं बनाता। प्रिज्म सिर्फ क्या करता है, अगर कई कलर होंगे तो उनको अलग अलग दिशा में मोड़ देता है। ठीक है, सबको बेस की तरफ झुकाता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। यानी प्रिज्म का एक जो बेसिक कैरेक्टर है वो है लाइट को डेविएट करा देना।
किस तरफ? अपने बेस की तरफ, ठीक है। तो समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूं। इन दिस केस डेविएशन विदाउट dispersion takes place. In this case deviation होता है, वो भी कैसा? Without dispersion। अरे भाई समझ गए ना। डिस्पर्जन होने के लिए, डिस्पर्जन मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कलर्स, जो कंस्टिट्यूएंट कलर्स हैं उसके। लेकिन जब इसके पास कोई कलर पहले से है ही नहीं है, एक ही कलर है, तो कितने में फट जाएगा ये, है ना? एक ही कलर है। तो ये हो गया। अब डेविएशन कैसे दिखाई देगा वो ये देखिए। इस रास्ते पे रे जा रही थी, ठीक है, और अब इस रास्ते पे जा रही है। तो ऐसे जा रही थी, ऐसे मुड़ गई, तो ये हुआ इसका क्या? एंगल ऑफ डेविएशन। आई बात समझ में? इस वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, इस वाले एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंस कहा जाता है। ये वाला एंगल R1 लिया जाता है, ये वाला एंगल R2 लिया जाता है। बहुत ध्यान समझिए। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बिहेवियर ऑफ प्रिज्म टुवर्ड्स मोनोक्रोमैटिक लाइट, जिसमें हमने आपको समझाया कि जब हम किसी मोनोक्रोमैटिक लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो प्रिज्म क्या करता है? उस लाइट रे को अपने पाथ से सिर्फ डेविएट कर सकता है, डिस्पर्स नहीं करा सकता, क्योंकि डिस्पर्जन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर्स। और यहाँ पे कलर्स लाइट में सिर्फ एक ही है, तो उसको स्प्लिट नहीं करा सकता प्रिज्म, है ना? कई कलर होते तो स्प्लिट कराता, जब कलर ही एक है तो किसको स्प्लिट करा देगा, ठीक है। तो डिस्पर्जन नहीं होगा, केवल डेविएशन होगा। डेविएशन कैसे शो किया जाएगा? ऐसे शो किया जाएगा। अगला सवाल, डेविएशन हुआ कितना, ठीक है। तो अगला सवाल ये है कि डेविएशन हुआ कितना। तो डेविएशन होता है डेल या डे बर इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि फॉर्मूला आया कैसे। ICSE में से 10th जिन्होंने किया उनको पता होता है कि फॉर्मूला कैसे आया, और इसका जो डेरिवेशन है डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, इसका डेरिवेशन मुझे नहीं लगता कि इस साल ISC बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन CBSE वालों के लिए ये पहली बार है, इसलिए हमें बताना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो हम लोग करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, कितना डेविएशन आता है, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए आप, डेरिवेशन फॉर दी, लिखिए डेरिवेशन फॉर दी। ISC वाले अपने आप को बहुत बड़ा मठाधीश ना समझे, वो भी लिख रहे, ठीक है। आप कितने बड़े ज्ञानी हैं हमको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। इसलिए जा चतुर रामलिंगम बनने की जरूरत नहीं है, जो कह रहा हूँ सो करो। Derivation for the expression of angle of deviation produced by a prism. Derivation for the expression of angle of deviation produced by a prism. बहुत साधारण सा डेरिवेशन होता है। देखिए बेटा, इसको ए एंगल मान लिया जाता है, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। इस ए को एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहा जाता है। इसको जरा हम बढ़ा देते हैं तो ये एक एंगल बन जाएगा। तो अगर मैं इसको P कह दूं, इसे Q कह दूं, इसे R कह दूं, इसे S कह दूं और इसे T कह दूं, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नामकरण संस्कार हुआ है बस, ठीक है। तो अगर ये पूरा एंगल आई है, जहाँ ना समझ में आए बता दीजिएगा, इतना गणित तो खैर जानते ही होंगे। ये अगर एंगल पूरा आई है, उसमें से ये R1 है, तो इतना जो बचा हुआ एंगल है वो I माइनस R1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ये पूरा एंगल E है यहाँ पर और उसमें से ये R2 निकल गया है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? E माइनस R2।
उत्तम। ठीक है, इस वाले पॉइंट को यू कह दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब शुरुआत देखो, किसी बहुत समझदार इंसान ने कहा है कि अगर आप कोई डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 3 बातों पे ध्यान रखना चाहिए। स्टार्ट कहाँ से करना है, फिनिश करके लाना क्या है, और बीच में यदि कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसमें आप भटक जाएं, अटक जाएं, लटक जाएं, तो उसको याद कर लें। ठीक है, ये कलयुग है, व्यवस्था बना के चलनी पड़ती है। आई बात समझ में? तो सबसे पहला कदम था कि कहानी का हीरो पता होना चाहिए कौन है। रे ऑप्टिक्स में कहानी का हीरो होता है रे डायग्राम। बिना रे डायग्राम के कुछ होता नहीं है। ठीक है, अगर रे डायग्राम आपके दिमाग में नहीं बना या कॉपी पे नहीं बना तो नंबर भी नहीं बना। ठीक है, पहला काम आप कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट पे आते हैं। आपको ट्रायंगल पकड़ना है UQR, इन ट्रायंगल UQR, और लिखना है बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है? जो बाहर वाला एंगल है वो सामने वाले 2 एंगल्स के सम के बराबर होता है। अगर गणित नहीं आती है तो मोटा मोटा याद कर लो, ये वाला बराबर ये वाला प्लस ये वाला, ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, तो टेबर बाहर वाला एंगल है, देखो ना, ट्रायंगल UQR के बाहर है ये एंगल। इसके सामने जो बड़े, मतलब इसके साइड वाले एंगल को छोड़ के बचे हुए 2 एंगल्स, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, डेल इज इक्वल टू I प्लस E, और माइनस कॉमन करके R1 प्लस R2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला स्टेप, इस एंगल को T कह दूंगा मैं। ठीक है, अगला स्टेप ये है कि सारे एंगल्स का सम, अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल पकड़ लें AQTR, इन क्वाड्रिलेटरल AQTR अगर पकड़ लिया जाए तो सम ऑफ ऑल एंगल्स, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ए वाला एंगल दिख रहा है, ए दिख रहा है ना, मुझे भी दिख रहा है। क्यू वाला एंगल दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है तुम्हें। कितना एंगल है ये? 90 डिग्री। अरे भाई लटो, याद नहीं है? ये नॉर्मल ड्रॉ किए थे तुम, याद करो। वंस अपॉन अ टाइम इन यूरेका इंस्टीट्यूट, है ना, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये भी नॉर्मल है, कौन सा मल? ठीक है ना, जो भी है व्हाटएवर, समझ गए? ए वाला ठीक छे, ये वाला एंगल 90 डिग्री छे, और ये वाला एंगल टी छे, और ये वाला 90 छे, कुल मिला के 6 का स्क्वायर इंटू 10, 360 आई बात समझ में? अब यहाँ पे A प्लस टी बराबर 180 हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब लटका हुआ वाला ट्रायंगल पकड़ना है, जो ट्रायंगल लटकता हुआ दिख रहा हुआ, दिख रहा है लटकते हुए कोई, ये बिना टिकट के चढ़ गया बस। ये QTR है, इन ट्रायंगल QTR, ठीक है। तो ट्रायंगल के सारे अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है? कोण मतलब एंगल, बहुत होशियार है। R1 प्लस R2 प्लस T बराबर 180। अब हम लोग रिवर्स गियर मारेंगे यहीं से, उल्टा। तो सबसे पहले आप T निकालिए यहाँ से। T बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, उठा के ऊपर पुटपुटा दो। सेकंड इक्वेशन में T की वैल्यू पुटपुटाने पर जब A अपनी जगह पे और T की जगह पे हो जाएगा 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 बराबर
एच फर्स्ट से डिग्री, राइट। एच फर्स्ट से एच फर्स्ट लोडिस हो गया। ए बराबर कितना हो गया, R1 प्लस R2। एक जरूरी फॉर्मूला है, ये काम आता है, फिलहाल अभी डेरिवेशन फिनिश नहीं हुआ है। अब R1 प्लस R2 आ गया, फिर से रिवर्स गियर मार दो फर्स्ट इक्वेशन में। पहले आपने रिवर्स मारा सेकंड में, फिर जो आया उससे रिवर्स मारा फर्स्ट में। R1 प्लस R2 जगह A, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन you got Deber is equal to I plus E minus A इति सिद्धम। कॉपी कर लीजिए। अरे भैया एक्सटीरियर कर लो पाड़े जी के। पाड़े जी हमारे बहुत ही आकड़ विद्यार्थी हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ गया इसमें बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक कंडीशन होती है भाई, डेविएशन तो आया, ये बात जरूरी है, ये बात तो आप समझ ही गए, लेकिन ये डेविएशन पूछा जाता है मिनिमम कब हो जाएगा, ये डेविएशन मिनिमम कब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि जब ये वाली अंदर वाली रे QR दिख रही है, ठीक है, QR पैरेलल हो जाए BC के, यानी QR ऐसे हो जाए, तो ये और ये क्या हो जाएगी, आपस में पैरेलल हो जाएगी। उस कंडीशन में जो ये आएगा वो क्या हो जाएगा, डेबर मिनिमम। इतना शीशा लेजर नहीं करना है, हम आपको अभी केवल इसके ऊपर रफ कर रहे थे जानबूझ के, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। बेटा ये नहीं नोट करना, मैंने बोला ना। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक। ये प्रिज्म है, हाँ बनाते रहो, बनाते रहिए। ना इच्छा हो अगर बनाने की, फिर भी बनाते रहिए। तो अगर कतई इच्छा ना हो तब तो जरूर बनाइए। इच्छा करने लगे हैं, ठीक है। तो हमने पूरा प्रयास किया है कि ये PQRS वाली जो रे थी, इसमें फॉर मिनिमम डेविएशन, इसका प्रैक्टिकल होता है एक्चुअली, जिसमें आप लोगों का बहुत हाथ परिपक्व है, होशियार हैं आप लोग इतना ज़्यादा कि एंगल ऑफ डेविएशन होने के लिए QR शुड बी पैरेलल टू BC, ठीक है। अगर कोई पूछे कि मिनिमम डेविएशन कब मिलता है, तो जब रे जो कि प्रिज्म के अंदर है, अगर वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो जाए तो मिनिमम डेविएशन मिलता है। तो अब इसमें मुझे कतई परहेज नहीं है कि मैं इसको ऐसे करके और यहाँ पे जो डेल लिख रहा था डेविएशन वाला, अब उसको डेल मिनिमम लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग गणित में हमसे ज्यादा माहिर, ठीक है। तो हुआ क्या, जब मैंने इसको देखा, इसको I को,
फिर मैंने ई को देखा, जब देखा तो कुछ हुआ। क्या हुआ? ये हुआ कि आई और ई बराबर हुआ। और हमारे स्नेल चचा जो थे उन्होंने कहा था कि अगर आई वही है तो आर वही रखना, आई बढ़ जाए तो आर बढ़ा लेना, आई घट जाए तो आर घटा लेना। यानी कि अगर ये वाला आइटम अगर R1 है और ये वाला आइटम अगर R2 है, इनके करस्पॉन्डिंग अंकल ये हैं, इनके करस्पॉन्डिंग अंकल ये हैं, और ये अंकल करस्पॉन्डिंगली सेम है। इसका मतलब ये अंकल भी करस्पॉन्डिंगली क्या होंगे? सेम होंगे। तो R1 = R2 मान लेते हैं, R लिखा लेते हैं, से माना, ठीक है। यानी R1 R2 की जगह R लिखा जाता है, ठीक है। जब हमने ऐसा देखा तो फिर से कुछ हुआ। क्या हुआ? अरे जी आपको हो रहा, हम क्या कर सकते। देखिए भावनाओं समझिए, गहराई में मत जाइए। अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया गया था डेवर = I + E - A। पढ़ जी, है ना? तो अगर इस वाले फॉर्मूले में मैं क्या लिखना चाहता हूं, इसके नीचे मिनिमम लिखना चाहता हूं, तो मुझे इस E की जगह पे क्या लिखना होगा? I लिखना होगा। गलत तो नहीं? सही जा रहे? तो बाकी का गणित आप लोग लगाए लोग। I बराबर क्या हो जाएगा? A + del minimum बाय मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक और सूत्र आपके सामने है। और चलते चलते रास्ते में एक फॉर्मूला और मिला था, याद है? याद दिलाते हैं आपको। A = R1 +, अब R1 और R2 दोनों क्या हैं? सेम, R माना गया था। तो R1 R2 अगर हो गए तो R हो गया, R, ठीक है। इस प्रकार हटाओ बेटा, R = A/2 नहीं हो जाए हैं? तो ये दूसरा आइटम आ गया, ठीक है। पंडित जी हो कि निकल लिए? नहीं, कभी कभी लोग शारीरिक रूप से बैठे रहते हैं, आत्मा पर लोग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कवि ये कहना चाहता है कि जब मिनिमम डेविएशन होता है तो प्रिज्म के अंदर वाली रे बेस के पैरेलल होती है, I और E बराबर होते हैं, R1 R2 बराबर होते हैं, और I और R के इंडिविजुअली फॉर्मूले ये होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत गंभीर विषय आ गया है जिसको कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। तो बड़ा सा हेडिंग डालिए, जितना बड़ा लिख पाए आप। बातचीत ना करें, प्रिज्म फॉर्मूला।
बड़ा ठीक लेगा। देखिए अभी बताते हैं तुमको बेटा, मिलो अभी। देख बात एक्चुअली ये है कि एक बार फिर से प्रश्न बनेगा। A फॉर एप्पल, B से बड़ा एप्पल, C से छोटा एप्पल, और हम लेके चल रहे हैं कि कंडीशन मिनिमम डेविएशन की है। तो एट मिनिमम डेविएशन कंडीशन, ठीक है, यानी यहाँ क्या होगा आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये ऐसे जाएगा, यहाँ नॉर्मल बनाया जाएगा, ये पैरेलल हो जाए, मतलब आदत से मजबूर, मतलब नॉर्मल पहले नहीं बोल पैरेलल। फिर नॉर्मल बना और ये बाहर। तो ये डेविएशन जो होगा वो कैसा होगा? मम, मिनी मम, ठीक है। तो P Q R S I R नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, जोर से लिख सकते हैं, उछल के लिख सकते हैं, है ना। तो ये है गिलास, बाहर है हवा, वायु एयर, है ना। तो यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो ठीक है, बहुत जोर से मन कर रहा है कि Q पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दे, आपका नहीं कर रहा है, पता है तुम लोग मन नहीं करता कुछ। Q पॉइंट पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा भी रही थी। अभी शुरुआत यहीं से करी आज हमने, ठीक है, हम पूछ भी रहे फिर भी आप बोल ही नहीं रहे। Q पॉइंट पे लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जावत है और अपने रास्ते से मुड़ जावत है, दोनों चीजें हो रही हैं। तो इस जगह पे क्या लगेगा? स्नेल चचा। तो एट Q बाय स्नेल चचा नहीं लिख पाएंगे, चचा, ठीक है। क्या होता है तिवारी जी बताएंगे हमारे, बेटा पाणी जी बताएंगे। पाणी जी कृपया प्रकाश डालिए आप इसमें। जल्दी डालो, मारकर मुंह डाल देंगे। बस थोड़ी देर में फूटने वाला है अभी चाहे मैं वीडियो रोक के फूटना पड़े। वेट मिनट। तो अब हम बात कर रहे थे स्नेल्स लॉ की, पाड़े जी कूटे जा चुके हैं। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि I अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। नॉर्मली डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिख दिया जाता है, जैसा भी यहाँ पे छोटी सी बात है, बादल बना के लिख देते हैं। नॉर्मली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू ओनली। इट इज अंडरस्टूड कि ये डेंसर मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। इस प्रकार अभी थोड़ी देर पहले पता चला था I बराबर A प्लस डेल मिनिमम बाय 2 होता है एंड R बराबर कितना होता है? A बाय 2 एंड A म्यू G की जगह क्या लिखूंगा? म्यू, म्यू। तो इसकी जगह लिख देते हैं म्यू, और ये हो गया साइन A प्लस डेल मिनिमम बाय 2 होल बाय साइन A बाय, यही वो नामुराद फॉर्मूला है जिसे हम प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं। ISC बोर्ड में आता तो ये 3 नंबर में आता।
CBSE में आ जाएगा तो 2 नंबर में आ जाए बड़ी बात। CBSE में वेटेज कंटेंट के हिसाब से, मतलब मार्क्स पाने के लिए ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती, ठीक है। छापिए मन हो तो। देखिए कहानी में ट्विस्ट आ गया है। कहानी में ट्विस्ट है, ये प्रिज्म हमारा जो है वो पानी से इंस्पायर हो गया, यानी प्रिज्म इज थिन। प्रिज्म इज थिन। तो अगर प्रिज्म थिन होगा तो एंगल्स छोटे हो जाएंगे। हर एंगल देखो, इमेजिन करो, ये ऐसे जो है ये पानी इमेजिनेशन आई बस थिन हो जाएगा। तो ये जो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म था ये वाला, ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सारे एंगल छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रिज्म में जब थिन प्रिज्म ले लिया जाता है तो सारे एंगल छोटे हो जाते हैं। और क्लास 11th में बच्चे होते हैं, फिजिक्स में हम पढ़ाते हैं कि अगर एंगल छोटा है तो साइन एंड टैन कैन बी इग्नोर्ड। साइन एक्स को एक्स लिख सकते हैं, टेन एक्स को एक्स लिख सकते हैं अगर एक्स एंगल क्या है, छोटा है ना। अब कुछ लोग बिल्कुल आर्यभट्ट बने बैठे, मुंडी हिला दिन काम खत्म, ऐसा लगता है कि उनको पहले से पता था या हमेशा याद रहेगा। लिख लो कहीं, इफ एंगल इज स्मॉल, इफ एक्स इज स्मॉल, ठीक है, इफ एक्स इज स्मॉल देन साइन एक्स is approximately equal to x and 10x is approximately equal to x। एक जगह पे रिफ्रैक्शन फार्मूला आएगा, अगर याद हो, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। इस फार्मूले को डिराइव करते वक्त ये बात फिर मैं इस्तेमाल करूँगा। फिलहाल कवि ये कहना चाहता है कि अगर एंगल छोटा हो तो ज़रूरत पड़ने पर साइन एक्स को एक्स लिख सकते हो और एक्स को साइन एक्स, ज़रूरत के हिसाब से तुम्हें जो करने में कंफर्ट लगे, जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाए। एक्स को 10x लिख सकते हो और 10x को x लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा, ठीक। तो अब हम लोग एंगल छोटे हैं तो क्या कर सकते हैं, साइन को हटा देंगे। साइन को x नहीं भैया, साइन को हटा सकते हैं, ठीक है। तो इफ प्रिज्म इज थिन, आगे बढ़ रहा है, प्रिज्म फॉर्मूला डेराइव हो चुका है आपका, ठीक। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ न्यू फॉर्मूला फॉर थिन प्रिज्म्स, है ना। तो स्टार बना के लिख लीजिए या हेडिंग डाल दीजिए, एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म। हेडिंग डालिए, एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम डेविएशन, एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, We know that, इसे बहुत दिल में पत्थर रख के लिखना पड़ता है। We know that तो होता ही नहीं, I know that चाहे मैं अपने लिए बोले। We know that म्यू बराबर साइन a प्लस डेल m बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2। नहीं दिखाई दे रहा, दिख रहा है। तो फॉर पाड़े, फॉर थिन प्रिज्म साइन हटा देंगे तो म्याऊ बराबर a प्लस डेबर m बाय 2 होल बाय a बाय 2 2 से 2 लुड़िस। म्यू बराबर कितना हो गया, a प्लस डेबर m बाय a क्रॉस मल्टीप्लाई, तो म्यू a बराबर a प्लस डेबर मिनिमम
टेपर मिनिमम इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए, टेपर मिनिमम इज इक्वल टू ए कॉमन म्यू माइनस 1। तो एक प्रकार से एक नया फॉर्मूला, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन एक्चुअली व्हेन प्रिज्म इज थिन। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि 7 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म अगर रहता है या उससे कम रहता है तो उसे थिन प्रिज्म माना जाता है, बट आपको इतना ज़्यादा प्रिसाइज होकर काम नहीं करना है, केवल इतना ही लिख दिया जाएगा थिन प्रिज्म या थिक प्रिज्म व्हाटएवर, ठीक है, उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, पूरे लेक्चर के दौरान हमने कहीं कहीं पर डेल मिनिमम MIN पूरा लिखा है और कहीं पर डेल M केवल लिखा हुआ है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बात वही है। ठीक है, कहीं कहीं बुक में डेल मिनिमम लिखते हैं, कहीं पे डेल M लिखते हैं। समझ गए? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।